स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ITI टेक्नीशियन पे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था यूनिट एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर को, तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी को। तो ये पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक का ज्वाइन करने का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को वहां पर पूछ सकते हैं। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पीड और वेलोसिटी पे आने से पहले पहले कुछ उसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एज इट इज इसमें यूज किए जाएंगे, जैसे कि रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। देन हम आएंगे स्पीड और वेलोसिटी पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। कोई बॉडी है तो उसे हम कब कहते हैं कि वो एट रेस्ट में है, और कोई बॉडी है उसे हम कब कहेंगे कि वो इन मोशन में है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। जैसा कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, विराम अवस्था, और मोशन का मतलब क्या होता है, गति अवस्था। तो किसी वस्तु को हम कब कहते हैं कि वो विराम अवस्था में है, किसी वस्तु को हम कब कहते हैं कि वो गति अवस्था में है। जैसे कि फिजिक्स क्या है, इट इज स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की स्टडी ही क्या है, फिजिक्स है। अगर नेचर में देखा जाए एब्सोल्यूट रूप से तो कोई भी चीज विराम अवस्था में नहीं है। There is everything in the nature in the state of motion। सभी वस्तुएं क्या हैं इस नेचर में गतिमान अवस्था में है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी चीजें कहाँ हैं, पृथ्वी पर जितने भी रिलेटेड चीजें हैं, पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। उसके साथ साथ वो सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा भी करती है। सूर्य भी क्या करता है, एक स्थान पे नियत नहीं है, वो भी क्या करता है, चलता रहता है, गतिमान है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है, तीन प्रकार की मोशन पाई जाती है ऑलरेडी। पहला हो गया पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने अक्ष पे, दूसरा हो गया पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, और तीसरा हो गया सूर्य की गति के कारण। तो ऐसे देखा जाए एब्सोल्यूट रूप से तो कोई भी चीज विराम अवस्था में नहीं है, सभी क्या है, गतिमान अवस्था में है। बट फिजिक्स की भाषा में हम इसको कैसे समझेंगे, गतिमान अवस्था को, विराम अवस्था को। तो अगर सभी चीजें विराम अवस्था में हैं, अभी हम अपने आप को कहें कि हम इस रूम में हैं तो हम क्या है, विराम अवस्था में हैं। तो सही है, हम भी सही कह रहे हैं। अगर हम अगर हम क्या करें, रिस्पेक्ट लेते हैं इस रूम का, इस बोर्ड का, इस टेबल का, इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, इसके सराउंडिंग में देखते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। क्योंकि रेस्ट और मोशन क्या है, ये दोनों एक रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं। ये डिपेंड करती हैं कि इसे हम रिलेट किससे कर रहे हैं, इसे हम किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे कि हमने अपने आप को अगर इस दीवार के रिस्पेक्ट में देखा तो हम क्या है, विराम अवस्था में हैं। अब कोई व्यक्ति हमको पृथ्वी के बाहर से देखेगा, अंतरिक्ष से, तो क्या होंगे, हम उसको गतिमान अवस्था में दिखाई देंगे। सिंपल से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई बस है, जा रही है, उसमें 20 यात्री बैठे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, विराम अवस्था में है, क्योंकि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई अपने स्थान से कहीं अलग नहीं जा रहा है। बट यदि उसी को हम रोड के रिस्पेक्ट में देखें, रोड पे खड़े हुए किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में देखें, ट्रीज के रिस्पेक्ट में देखें, तो क्या हो रहा है, बस की स्थिति लगातार परिवर्तित हो रही है, तो क्या है, वो गतिमान अवस्था में है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे हैं, ठीक, वहां पर कोई दो व्यक्ति बैठे हैं, पी है, और एक दूसरा व्यक्ति क्या है, क्यू है। इनके बीच जो सीट की डिस्टेंस है वो 1 मीटर की है। 1 मीटर की दूरी पर ये लोग क्या है, बैठे हुए हैं। तो अगर देखा जाए क्यू की अगर हम बात करें कि पी के रिस्पेक्ट में क्या है, क्यू को पी की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो विराम अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, एट रेस्ट में है, क्योंकि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 5 मिनट बाद भी देखेंगे तो 1 ही मीटर पे है, 10 मिनट बाद देखेंगे तो 1 ही मीटर पे है, 1 घंटे बाद आकर देखेंगे तो दोनों वहीं बैठे हैं, इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन, इनकी पोजीशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। चाहे आप पी को क्यू के रिस्पेक्ट में देखें, या फिर यहाँ विंडोज के रिस्पेक्ट में देखें, यहाँ पे लगे डोर की रिस्पेक्ट में देखें,
तो इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें है एट रेस्ट में है। बट यदि इसी हम क्या ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखें, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये ए है, ये बी है। अब ये गाड़ी क्या है, जा रही है, चल रही है। अब जब ये प्लेटफॉर्म ए को क्रॉस करती है तो ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, गतिमान अवस्था में है, चूंकि ये चल रही है गाड़ी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए आर, स्पीड, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम क्यू को देखते हैं तो क्यू क्या है, गतिमान अवस्था में, पी भी क्या है, गतिमान अवस्था में, चूंकि इनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है इसकी सापेक्ष जब इसको हम देख रहे हैं। पहले इसने अभी ए को पार किया, कुछ देर बाद ये प्लेटफॉर्म बी को पार कर रही है, तो इन सब के रिस्पेक्ट में इनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं मोशन में है। तो यहाँ से मेन कंसेप्ट क्या निकलता है कि अगर कोई भी एक वस्तु है तो वो एक ही समय में किसी एक वस्तु के तुलना में क्या हो सकती है, वो विराम अवस्था में हो सकती है, और सेम उसी टाइम वो दूसरे वस्तु के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो गति अवस्था में भी हो सकती है। जैसे कि Q है, P के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो विराम अवस्था में है, लेकिन यदि R के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो किसमें है, गति अवस्था में है। तो आशा करते हैं आपको गति और विराम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं कि आखिर उसको हम किससे तुलना कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो अगर इसे हमें डिफाइन करना, परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो रेस्ट को हम डिफाइन करते हैं, इफ ए ऑब्जेक्ट इज नॉट changing, if a object not changing its position with respect to its surrounding, then it is at rest। रेस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया, इफ ए ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज एट रेस्ट। कोई भी वस्तु है उसके सराउंडिंग की तुलना में जो उसके आसपास की चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, वो अपनी स्थिति को बदल नहीं रही है, तो हम कह रहे हैं कि वो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में। जैसे हम यहाँ हैं, हम इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम यहीं खड़े हैं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, अगर हम अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो हम क्या हैं, विराम अवस्था में। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं, तो हम किस में हैं, गति अवस्था में हैं। तो गति को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to surrounding, then it is in motion। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, यदि वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है, चेंज कर रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु किसमें है, गति अवस्था में है, गतिमान में है, एट मोशन में है। तो ये था मोशन के बारे में। कोई भी वस्तु है अगर मोशन में है तो उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो लगातार एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। बट अब मन में प्रश्न उठता है, जैसे फैन है, मूव कर रहा है, लगातार चल रहा है, 1 घंटे से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं है, वो जहां है वहीं पर है, कहीं पर नहीं गया, तो क्या फैन मोशन में नहीं है? आखिर फैन भी घूम रहा है तो किसमें है, मोशन में है, रेस्ट में तो है नहीं। तो फिर कैसे, अभी हमने देखा मोशन में उसकी स्थिति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बट फैन की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या वो मोशन में नहीं है, मोशन में है,
बट किस मोशन में है, वो कर रहा है रोटरी मोशन कर रहा है, कौन सी, घूर्णन गति कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ मोशन कि मोशन के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन की बात की जाए तो जो मेन कैटेगरी होती है इसको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म की हिंदी होती है एक समान गति, इसे हिंदी में कहते हैं एक समान। एक समान गति का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु मूव कर रही है, ठीक है, समय के साथ साथ उसकी जो स्पीड है परिवर्तित नहीं हो रही है, कह सकते हैं कि वो एक ही निश्चित वेग से, क्या है, कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी। और यहाँ पर क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है क्या है, चेंजिंग है, वेरिएबल कह सकते हैं, चेंजिंग वेलोसिटी। अगर कोई भी वस्तु गतिमान है और समय के साथ साथ क्या उसका वेग लगातार बढ़ रहा है तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और यदि उसकी जो वेग है उसका स्पीड है परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो एक समान चाल से चल रही है तो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, जिस स्पीड से फैन मान लीजिए आपका एक नंबर पे घूम रहा है, अब वो लगातार 1 घंटे तक अगर एक ही नंबर पे घूम रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, एक जैसी है, एक समान है। अब अगर अभी अभी आपने उसे 5 मिनट तक एक नंबर पे चलाया, फिर उसके बाद उसे हमने क्या किया, 2 नंबर पे कर दिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, उसकी चाल में कुछ बदलाव आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत रखते हैं। तो जो सबसे पहला मोशन का कैटेगराइज होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार गतिमान होती है, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, उसकी स्पीड में लगातार परिवर्तन होते रहता है। फिर इसके बाद देखते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन है, इसको भी हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है, तो वन बाय वन इसे देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा सर्कुलर या रोटेशनल मोशन, थर्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद अगर ग्राफ के अनुसार देखा जाए तो इसे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन होता है। बेसिकली ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, बट इसका हम यूज अलग अलग प्रकार से करते हैं। रेक्टिलिनियर का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को करना होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करना होता है, तो हम रेक्टिलिनियर और सर्कुलर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर के मास ऑब्जेक्ट है, कोई पूरी बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का और रोटेशनल मोशन का। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो साइज है उसके स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका जो साइज होता है उसकी स्पीड के कैलकुलेशन में कुछ इफेक्ट डालता है, तो उसे हम सिस्टम ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ये होता है एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में, यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गतिमान है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अभी यहाँ था, कुछ समय बाद यहाँ, कुछ समय बाद यहाँ, कुछ समय बाद यहाँ, ऐसे ऐसे करके वो यहाँ पहुंच गया एक सीधी लाइन में, तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन।
इन स्ट्रेट लाइन। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में गतिमान है, एक सीधी रेखा में चल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्किल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो ए ऑब्जेक्ट है, कुछ इस प्रकार के पथ में परिक्रमा करती है, एक सर्कुलर पथ में परिक्रमा करती है, तो इसकी हम गति को क्या कहते हैं, इसकी मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, जब कोई छोटा पार्टिकल मूव कर रहा है, और रोटेशनल मोशन कब कहेंगे, जब एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम रोटेशनल मोशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर अर्थ मूव कर रही है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। तो बेसिकली रेक्टिलिनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक सर्किल में मोशन होता है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो हम रेक्टिलिनियर मोशन में थे, तो हमारी क्या हो रही थी, कुछ समय के बाद स्थिति परिवर्तित हो रही थी। अभी यहाँ मान लीजिए हमारा पॉइंट ये है और हम पॉइंट बी पर पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो कुछ समय बाद जो हमारी पोजीशन हुई उसमें परिवर्तित हुआ, हमने 1 मीटर की डिस्टेंस तय की। बस यदि हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या फिर कह लीजिए रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो फिर कुछ समय बाद क्या है, हम आके यहीं पर पहुंच गए, तो हमारी स्थिति में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, हम जहां पहले थे वहीं आ गए, तो हमारा मोशन हुआ कि नहीं हुआ। इसमें हमने क्या ट्रेवल किया, तो इसमें बेसिकली हमने क्या ट्रेवल किया, मान लीजिए ये इसका क्या है, सेंटर है, और हम क्या कर रहे हैं, इसके आर रेडियस में परिक्रमण कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो कुछ समय बाद क्या हो गया, आप घूम के फिर से आके यहीं पर पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ क्या ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ डिस्टेंस ना ट्रेवल करके यहाँ हम एंगल ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कोण में घूम रहे हैं। आपने पूरा एक चक्कर किया तो आपने कितना ट्रेवल किया, 360 डिग्री। फिर आपने दूसरा चक्कर किया तो फिर एक प्लस 360 डिग्री आपने ट्रेवल किया। अब इसी को अगर आप फिर से घूम रहे हैं तो प्लस फिर 360 डिग्री मूव कर रहे हैं। तो रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, हम वहां डिस्टेंस कवर करते हैं, लेंथ, जैसे 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर कवर करते हैं। और यहाँ पर सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में क्या होता है, हम एंगल कवर करते हैं, वहां डिस्टेंस ना कवर करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल में मूव करते हैं, तो एंगल तय करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने दूरी नहीं तय की या फिर हमने मोशन नहीं किया। अगर आपने एक चक्कर पूरा किया तो पूछा जाए आपने कितना मोशन किया, 360 डिग्री मोशन किया। इसके बाद अगर 2 चक्कर पूरा हो गया तो हमने 360 प्लस 360, ठीक, मीन 720 डिग्री हमने ट्रेवल किया। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एंगल में ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ किस में ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच। तो इस सर्कुलर मोशन को देखा जाए तो हम इसे एंगुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं या फिर एंगुलर गति के नाम से भी जानते हैं। थर्ड जो आती है वो होती है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये पेंडुलम होता है, इस प्रकार से लटका होता है, उसका जो बोग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होती है ये। अब क्या करता है पेंडुलम, इधर गति करता है और इधर गति करता है, ठीक। तो क्या होता है, इसने यहाँ तो डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर इसके बाद क्या हो गया, वही अपनी स्थिति पे वापस आ गया। यहाँ थोड़ा इसने इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर स्थिति पर वापस आ गया। तो क्या इसे हम रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी के अंतर्गत रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अपनी स्थिति में फिर से वापस आ रहा है। अब वापस आ रहा है तो क्या इसने कोई एंगल ट्रेवल किया, कोई कोण को चला, कोई कोणीय गति चली, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल भी नहीं बन रहा है। तो जो इस प्रकार की गति होती है उसे हम रखते हैं ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत। यहाँ क्या होता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रो, इसे कैसे डिफाइन करते हैं, टू एंड फ्रो। जैसे यहाँ मान लीजिए टू, यहां से लेकर के यहाँ फ्रॉम तक, ठीक, फ्रो का मतलब फ्रॉम, और फिर फ्रॉम से लेकर टू तक, टू से लेकर फ्रॉम तक, फ्रॉम से लेकर टू तक। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो गति करती है, जैसे कि
पेंडुलम गति करता है, तो इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन। तब अपनी मध्य स्थिति के इधर और उधर गति करना ही क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। और इस मोशन को जो हम नाम देते हैं, इस गति को जो नाम देते हैं उसे भी ऑसिलेशन कहते हैं, जिसे दोलन हिंदी में कहा जाता है। अब इसमें एक और गति आती है जिसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर कंपन गति। वो क्या होती है, बेसिकली वो भी टू एंड फ्रो ही मोशन होती है, बस बहुत जल्दी जल्दी कह सकते हैं, बहुत फास्ट मूविंग होती है। तो अगर फास्ट मूविंग होता है टू एंड फ्रो, तो उसी को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, बेसिकली क्या होता है, एक मीन पोजीशन के इधर उधर ये गति करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या है, मान लीजिए कोई आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी ये वाई एक्सिस हो गया, और इसके बाद ये एक्स एक्सिस हो गया, आपका हो गया मूल बिंदु। यहां से अब ऑब्जेक्ट ने क्या किया, पहले इसकी स्थिति यहां पर थी, फिर इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये x0, फिर इसके बाद x5, नेक्स्ट आ गया x10, नेक्स्ट आ गया x15। ठीक, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट में मोशन करता है, उसका केवल एक ही अक्ष चेंज होता है। जैसे कि यहाँ अगर y पे देखा जाए तो y क्या है, शून्य है, क्योंकि y पर ये कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, केवल x में बढ़ रहा है। z में देखा जाए तो z में भी ये मोशन नहीं कर रहा है, केवल x में ही मोशन कर रहा है, इसका केवल एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है जिसमें केवल वन कोऑर्डिनेट चेंज होता है, कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, वन कोऑर्डिनेट चेंज, वन कोऑर्डिनेट चेंज। इस प्रकार का जो मोशन होता है इसे कहते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट देखा जाए टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो टू डायमेंशनल मोशन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आपका ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, यहाँ ये मूल बिंदु से इसने स्टार्ट किया, कुछ इस प्रकार से गति करे, अगर ये ऐसे गति करे, पहले इसकी स्थिति कहाँ थी, मूल बिंदु थी, थोड़ी देर बाद कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पहुंच गया, नेक्स्ट यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया। तो जो इस प्रकार की गति होती इसे हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। इसमें देखा जाए तो ये यहाँ मान लीजिए ये x5 पे है, तो y की भी कुछ वैल्यू होगी। ठीक, मान लीजिए y कितना है, 4 है। नेक्स्ट इस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ x है, कुछ y है, x की वैल्यू अगर 10 है, y की वैल्यू हम 8 ले लें, तो यहाँ पर हमारे दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। तो जो इस प्रकार के मोशन होते हैं, इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और इसमें क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट चेंज। अब दो अक्ष इसके क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, दो अक्षों में इसके परिवर्तन होता रहता है। और जो इस प्रकार की गति होती है किसमें होती है, एक प्लेन में होती है। कोई भी एक प्लेन ले सकते हैं, एक्स वाई दोनों मिलाकर हमारा क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। तो इस प्रकार की मोशन बेसिकली किसमें होती है, प्लेन होती है। और जो तीसरा आता है थ्री डायमेंशनल मोशन, इसको हम इस बोर्ड पे प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ऑल थ्री एक्सिस, तो थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, थ्री कोऑर्डिनेट चेंज। जैसे कि जो चिड़िया होती है आकाश में उड़ती है, तो क्या करता है, उसका एक्स एक्सिस भी चेंज होता है, वाई एक्सिस भी चेंज होता है और जेड एक्सिस भी चेंज होता है। इसी प्रकार जब कोई एरोप्लेन हो गया, कोई हवाई जहाज हो गया, वो आसमान में फ्लाई करता है, तो उसका भी क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक्स भी चेंज होता है, वाई भी चेंज होता है, जेड भी चेंज होता है। तो जो इस प्रकार की चिड़िया की गति हो गई, एरोप्लेन की गति हो गई, कह सकते हैं जितनी भी गति स्पेस में होती है, कहाँ होती है, स्पेस में भी जितने प्रकार के मोशन होते हैं वो कितने, कौन से मोशन होते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन होते हैं, उसमें उसके तीनों प्रकार की तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं। तो ये बेसिकली आज की वीडियो थी, जिसमें हमने जाना रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट, अगर कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति को अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रही, लगातार चेंज कर रही है, तो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। और यदि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही है,
तो क्या है, एट रेस्ट में है। इसके बाद हमने जाना कि मोशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यदि कोई वस्तु एक समान गति से गतिमान है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यदि उसकी स्पीड में लगातार चेंज हो रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत। तीसरा हमने जाना फिर रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक सर्किल में एक स्ट्रेट लाइन में गति करती, एक सीधी रेखा में गति करती है और इसमें क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। नेक्स्ट हमने जाना सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन, इसी को एंगुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, वो एक सर्किल में गति करती है, एक सर्कुलर पाथ में गति करती है और इसमें वो डिस्टेंस न ट्रेवल करके वो क्या करती है, एंगल ट्रेवल करती है, कोण को तय करती है। नेक्स्ट हमने जाना ऑसिलेटरी मोशन, यदि कोई वस्तु क्या है अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर उधर गति कर रही है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, और इस प्रक्रिया को ऑसिलेशन कहते हैं। और जो वाइब्रेटरी मोशन होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन काफी फास्ट हो जाता है। इसके बाद वन डायमेंशनल मोशन, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। टू डायमेंशनल मोशन, इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। और तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट को क्या हो जाती है, कंफ्यूजन, मान लीजिए आप इस तरीके से ना गति करके इस तरीके से गति कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी स्थिति परिवर्तित हो रही है तो इसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, वन डायमेंशनल में या फिर टू डायमेंशनल में। अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या यहाँ पर एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, अगर आप सिंपल देख रहे हैं तो बेसिकली आप इसको क्या टिक कर देंगे कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, बट एग्जैक्टली में क्या है, ये वन डायमेंशनल मोशन है। कैसे, क्योंकि जो x और y और z जो हमें कोऑर्डिनेट बनाना होता है, इसकी जो शर्त होती है कि इन तीनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपका ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इनके आपस में बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, और 360 डिग्री पे कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। बट बेसिकली जो इसका मेन पॉइंट है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या मान लिया, इसको हमने x एक्सिस मान लिया और यहाँ से हम क्या कर दें, यहाँ से हम y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। तो अब आपको वेरी सिंपल दिख रहा होगा कि यह कहाँ केवल एक ही x एक्सिस पे ही गतिमान है। तो अगर इस प्रकार की मोशन होती तो उसको भी हम वन डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत रखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, अपने अनुसार 360 डिग्री घुमा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी चीजें ध्यान में आप रखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जिसमें हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें डाउट को पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।